दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कार्यक्रम सरोकार। आप जैसा कि जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार में हम बात करते हैं ऐसे मसलों की, ऐसे मुद्दों की जो आपसे, हमसे और समाज से गहरे जुड़ा हुआ होता है। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा को लेकर। दहेज प्रथा कैसे हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिशाप बनता जा रहा है। आप राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो को देखें तो हर दिन देश में कहीं ना कहीं एक स्त्री की, जो हमारी माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, उनकी हत्या हो जाती है दहेज को लेकर। तो वाकई एक सभ्य समाज के लिए, एक पढ़े लिखे समाज में दहेज को लेकर हत्याएं होना अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी, बहुत ही विवशता का वजह माना जा सकता है। दोस्तों, कानून तो बहुत सारे बने। देश में पहला कानून 1961 में आया था दहेज हत्याओं को लेकर, ताकि उसका मकसद ये था कि उस पर रोकथाम लग सके। समाज में जो बच्चियां मारी जा रही हैं दहेज को लेकर, जो महिलाएं मारी जा रही हैं, ऐसी घटनाएं न हो। उसके बाद से अब तक कानून बने, कानून में बहुत सारे संशोधन हुए, कानून को सख्त भी बनाया गया, कानून का दुरुपयोग भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही साल ये कहा कि भाई इस कानून का बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा है और जो जांच का अधिकार है पुलिस को, वो पहले छानबीन कर ले। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह जो दहेज का एक मामला है हमारे समाज में, एक पढ़े लिखे समाज में, एक सभ्य समाज में, वो कहीं ना कहीं एक कोड़ की तरह है। तो आइए आज हम सरोकार में इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे दहेज को लेकर जो इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्ष है, ये कैसे दूर हो। और इस पे हम लोग विषय पर आने के पहले हम अपने जो हमारे एक्सपर्ट पैनल है उससे आपका परिचय कराते हैं। तो सबसे दाईं ओर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी हैं, पटना यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वो हम बात करेंगे उनसे इसके सामाजिक पहलू पर। उनके बगल में है शोहदा हसन जी, जो प्रतिभागी हैं, और हमारी ठीक बाईं ओर हैं धृति शर्मा जी, जो संयुक्त सचिव हैं बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। तो आइए हम सरोकार के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि दहेज कैसे एक अभिशाप बना हुआ है और इससे एक लड़ाई हम सबको मिलकर कैसे लड़ी जाए, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी आपसे कि दहेज को लेकर तो कानून बने, जैसे जैसे हमारे समाज में प्रगति हो रही है, जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप देखें कि दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्याओं का मसला ये कम नहीं हो रहा है। क्या कारण है आपकी नज़र में? भाई, ये आज के समाज में दहेज एक लालचप बहुत ही बढ़ गया है, जो समाज को बहुत विकृत कर रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को बहुत ही विकृत कर रहा है। जी जी, इसका क्या कारण आप मानते हैं? कारण जैसे आप तो देख रहे हैं कि जैसे साक्षरता दर बढ़ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, समाज में बहुत तरह की सुख सुविधाएं और जीवन स्तर बढ़ रहा है, लेकिन यह मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है? वही है, दहेज प्रथा एक अभिशाप है। जी जी, हाँ, उसी के चलते हम लोग उसको जो है ना, इसको अब करते हैं कि आज के समाज में दहेज एक लालचप बहुत ही बढ़ गया है, जो समाज को बहुत ही विकृत कर रहा है। जी जी, बिल्कुल, समाज को बहुत विकृत कर रहा है और कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी भी होती है उस समाज में जहां हम लोग एक सभ्य समाज की बात करते हैं। शोहदा हसन साहिबा, आप बताएं, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्या कारण आप मानती हैं कि दहेज को लेकर लड़कियां क्यों मारी जाती हैं? इसके क्या आप पहलू देख रही हैं? अलग अलग बहुत सारे उसके पहलू हैं, तो कौन सा पहलू ऐसा आपकी नज़र में है जिसके चलते ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, दहेज प्रथा युवाओं को अगर देखा जाए, युवाओं की नज़र में अगर देखा जाए तो दहेज प्रथा को वो लोग ज़्यादा मायने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो बड़े होते हैं तो उनमें एक लालसा है, अभी भी है, तो वो उनके भी आगे रुकावट बन जाते हैं कि नहीं, अगर नहीं लेंगे तो हमारे स्टेटस का क्या होगा। अभी जो मेन मुद्दा है, चाहे वो लिटरेट फैमिली हो या इलिटरेट फैमिली हो, दिखावे की जो व्यवस्था है ये बहुत जटिल हो चुकी है। और इस चीज़ को लोग नहीं सोच रहे हैं कि दहेज प्रथा ये बहुत बड़ी सामाजिक
कुरीति तो है ही, साथ ही साथ ये हमारे देश की छवि को खोखला कर रहा है। तो इस पर गंभीरता से चिंतन करने का समय है। अगर इस समय में हम नागरिक चिंतन नहीं करते हैं तो वाकई ये इतना जटिल बनता जाएगा। अभी हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में हर एक चीज़ में लड़कियों को आगे बढ़ा रही है। कई यूनिवर्सिटीज़, स्कूल ने तो फ़ी भी माफ़ कर दिया है कि लड़कियां आगे पढ़ें, लेकिन ज़रूरत है कि समाज उन्हें पंख दे, तभी वो उड़ पाएंगी। नहीं तो कम बाल विवाह कर करके, उन्हें दहेज प्रथा से जटिल बना कर करके फिर उनको निजात नहीं मिल रहा है। ये एक कारण है। दूसरा ये है कि हमारे देश में साक्षरता दर कम तो है लेकिन बढ़ भी रहा है। ठीक है, इस समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सरकार मुहैया नहीं करवा रही है, और कौन ऐसी स्कीम्स नहीं है जो सरकार नहीं ला रही है, स्पेशली बेटियों के लिए। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो फ़ी मुआफ़ हुए तो पहले लड़कियों को का ही हुआ, उन्हें साइकिल देना, मिड डे मील देना, पुस्तकें, हर एक चीज़ दिए जा रही हैं। लेकिन एक कुरीति एक दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, लड़कियों को जल्दी शादी कर दो, और लड़कियां जन्म लेती हैं उसी वक्त से ध्यान में रहता है कि नहीं, दहेज के लिए पैसे जमा करना, दहेज के लिए पैसे तो हम एक संदेश देना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे सभी अभिभावकों को कि आप जो ये सोचते हैं कि बच्चियां ने जन्म ले लिया है तो अब मेरे ऊपर एक प्रेशर है ये दहेज देने का, आप ये प्रेशर ये सोच करके बनाइए कि जो दहेज के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो पैसा हम बच्चियों को उड़ान भरने में लगा दें तो उसकी ज़िंदगी भी बनेगी, और वो एक को नहीं कई को लेकर के चलेगी, और उससे समाज और देश दोनों ही विकसित होगा। बिल्कुल, सोहदा हसन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप दहेज की जगह आप बच्चियों को पढ़ाने पर, उनका जीवन कैसे बेहतर हो, वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, तो शायद समाज में एक व्यापक बदलाव हो सकता है, और हुआ भी है। पिछले दशकों में आप देखेंगे तो बेशक वो बदलाव हुए हैं। और आप देखिए नौकरियों में जिस हिसाब से रिजर्वेशन की बात है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उससे एक कार्य संस्कृति भी बदली है और समाज में स्त्रियों को देखने का नज़रिया भी बदला है। लेकिन अभी भी जड़ता, अभी भी वो मानसिकता कहीं ना कहीं कायम है, जिसे हमें तोड़ना है, हम सबको मिलकर तोड़ना है। तो सोहदा हसन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हम इस पूरे मसले पर कानून को लेकर कि कानून क्या इस कुरीति को, इस सामाजिक जो बुराई है, कानून किस हद तक कारगर हो सकता है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे बगल में है धृति शर्मा जी, आप इसके बारे में बताएं कि क्या दहेज का जो पूरा मामला है ये सिर्फ कानून के जरिए रोका जा सकता है? देखिए, जैसे अभी प्रोफेसर सर ने बोला और मैडम ने बोला कि ऐसी कुरीति है जिसने इतने नीचे अपनी जड़ इतनी पक्की कर ली है कि उस जड़ को तोड़ने के लिए अगर हम कानून की, जैसे आपने भी जिक्र किया कानून के बारे में, 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आया, जिसमें यहाँ तक प्रावधान किया गया कि जो दहेज देगा या जो दहेज लेगा दोनों को ही कानून के दायरे में लाया गया, जिसमें कम से कम 5 साल की सज़ा और कम से कम 15,000 फाइन, दंड, या फिर जितना दहेज का जितना दहेज की कीमत है उतनी दहेज का उसके ऊपर उनसे रिकवरी का ऑर्डर किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। और अगर हम देखें जिस तरह हम दहेज की अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, तो कानून 1961 में जब पाया गया कि वो कानून पूरा नहीं था, उससे हमारी दहेज प्रथा के केस ख़त्म नहीं हो रहे थे, हमारी बच्चियां फिर भी जल रही थी, ब्राइड बर्निंग के केस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो 1983 में इंडियन पिनल कोड में जो हमारा आईपीसी का लॉ है जिससे सारे हमारा कानून चलता है, उसमें अमेंडमेंट की गई, उसमें एक चेंज किया गया जिसमें 498A, आज हम सब जानते हैं धारा 498A आईपीसी का, जब किसी महिला के साथ उत्पीड़न किया जाता है, उसके घर में क्रुएल्टी की जाती है, तो 498A का पर्चा जिसको हम कहते हैं FIR दर्ज होती है। उसके बाद पाया गया कि दहेज हत्या होना बहुत ज़्यादा हो गई, तो बिल्कुल उसके बाद 85 में दहेज हत्या के लिए अलग से एक कानून बनाया गया, नहीं तो 302 हत्या से चलता है, और अगर कोई सुसाइड कमिट कर ले तो 306 की धारा लगती है।
लेकिन सिर्फ ब्राइड बर्निंग या डाउरी डेथ जिसको हम कहते हैं कि दहेज के लिए हत्या की गई, उसके लिए अलग से एक हमें प्रावधान बनाना पड़ गया जिसको 304B का हम केस कहते हैं। तो 304B में यहाँ तक कहा गया कि शादी के कोई भी अगर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में जो नॉर्मल ना हो, जल के जो सामान्य तौर पे जिसकी मृत्यु ना हुई हो, प्राकृतिक तरीके से मृत्यु अगर नहीं हुई किसी भी औरत की, और ये पाया जाता है कि उसको कुछ वक्त पहले उसको दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा था, दहेज की मांग हो रही थी, और शादी का 7 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु होती है तो ये माना जाएगा कि उसके घर वालों ने, उसके हस्बैंड ने उसकी मृत्यु की गई है। और इसी का हम साक्ष्य अधिनियम जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, वहाँ पे यहाँ तक बोला गया कि अगर ये पाया जाता है कि इससे दहेज मांगा गया था और इसकी प्रकृति हत्या हुई है, उसमें ये यहाँ तक कोर्ट मान के चलेगा कि इसी ने हत्या की है, उसको एविडेंस लाना पड़ेगा कि हमने हत्या नहीं की। बिल्कुल, हम ये जानना चाह रहे थे धृति जी कि कानून तो बने, कानून सख्त भी किए गए समय समय पर, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो लड़कियों की हत्या है, खासतौर से दहेज को लेकर उत्पीड़न का जो मामला है वो कम नहीं हो रहा है। वो आंकड़े ही ये वो बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक अभिशाप है। आप कानून को सख्त कर सकते हैं, आप कानून का दायरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मानसिकता ये एक समाज के अंदर है। हम सब इसके हैं कि हम जब अपनी घर में बहू लाते हैं तब हम दहेज के लिए लालसा रखते हैं। हम ये भी तो सोचें हमारी बेटी भी तो भेजनी है हमने। हम अगर एक अपनी प्रकृति में ये लाएं कि जो बेटी आ रही है वो हम अपनी बेटी के बराबर लें, ना हम दहेज की मांग करें ना हम दहेज दें। हमारा जितना भी युवा है हमारे आज के सोसाइटी में, जिस तरह मैडम ने बोला कि लड़कियां इतनी आजकल हर काम में लड़कियां आ गए हैं, पढ़ाई में आ गए हैं, नौकरी में आ गए हैं। अब हम लोग ही आपके सामने एक उदाहरण बैठे हुए हैं कि हम अच्छी पोस्ट पे हैं, तो हमारे कभी भी हम लोग ना इस चीज़ को अगर हमारे से कभी मांग की गई होती तो हम सबसे पहले होते इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं जिस तरह हम लौट के आते हैं सेकंड राउंड में जी, इसके कानूनी पक्ष तो है, जैसा कि धृति शर्मा जी ने बताया कि ये सिर्फ कानून के जरिए आप चाहें किसी भी अपराध को आप सिर्फ और सिर्फ कानून के जरिए चाहें तो वो शायद खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, उस पर अंकुश आप लगा सकते हैं, लोगों में एक भय और डर का वातावरण बना सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर असली मसला है समाज के स्तर पर, वो जो ज़हनी तौर पर जो समाज इससे कैसे मुक्त हो। आप चूँकि प्रोफेसर हैं और बच्चों के बीच रहते हैं, आप कैंपस से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है यह बदलाव हो रहा है या अभी भी उसी मानसिकता में हमारा समाज कहीं ना कहीं वो लुक छिप कर अपने आप को आधुनिक तो दिखाता है, अपने आप को सभ्य तो दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के भीतर एक ओट में उसके ये दहेज का मामला बना रहता है, जिसके चलते ये विकृति पैदा हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो है कि बच्चों के साथ भी है कि वो लोग सब कहते हैं कि नहीं ये दहेज का काम इस समय नहीं होगा अभी, है ना। इसीलिए हम लोग सब कोई करते हैं कि नहीं दहेज प्रथा एक अभिशाप है, इसलिए इसको नहीं अब फॉलो करना है इसको। जी जी। एक कैंपस में क्या माने लड़कों को लेकर इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की जागरूकता अपने चैप्टर के अलावा क्या इन सब चीज़ों पर सोशल जो दुश्मन है, सामाजिक दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं, उस पर भी बात होती है? बिल्कुल, कैंपस में भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोगों को ये सब काम नहीं करना है। तो सब बच्चे लोग भी बोलते हैं कि नहीं हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे हम लोग। जी 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 जी। सोहदा हसन जी, आपको क्या लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं ज़हनी गुलामी भी है जो आपको उस खोल से बाहर नहीं आने देता है? बिल्कुल, इसकी कमी है हमारे अंदर। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जैसे कि मैम ने कहा कि कई तरह के एक्ट हैं और कई तरह के प्रावधान लाए गए हैं कि दहेज प्रथा को रोका जाए, लेकिन हम खुद नहीं आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत है एक कदम पीछे होने की और इस जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम आगे आने की। लोग सोचते हैं इतना अच्छा लड़का मिल गया है, अब दहेज के बारे में सोचेंगे तो फिर लड़का हाथ से निकल जाएगा। तो ये जो सोच है ना, यही सोच जटिलता को बढ़ावा दे रहा है, इस कुरीति को बढ़ावा दे रहा है। तो हमें डरना नहीं है,
हम कानून ने जब प्रावधान लाया है तो हम कानून का भी सहारा ले सकते हैं और हम इसके पक्ष में आगे आकर करके इस कुरीति को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे एक समय में ऐसा था कि सती प्रथा होता था, तो लोग आए, अपने अंदर जागरूकता लाएं और इस प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास किए और संभवतः सक्सेस है ये प्रथा। उसी तरह से अगर हमारे देश के नागरिक, हमारा देश इस चीज़ को पूरी तरह से अगर मान ले कि हाँ ये चीज़ बुरा है और उस पर वो अवेयर हो जाए और इसको ख़त्म करने की ठान ले, तो बेशक ये ख़त्म हो जाएगा। इस समय में जो कि 21वीं सदी चल रही है, हर क्षेत्र में कितना कुछ विकास हो चुका है, इतना विकास हुआ है कि हम यहाँ बैठे दूर हमें लोग देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसे समय में अगर ये कुरीति नहीं ख़त्म होती है तो बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है। और इसीलिए शायद जो सरकारें हैं वो भी इस मामले में काफ़ी संवेदनशीलता अपनी जाहिर करती रही है, संवेदनशीलता जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कई तरह की स्कीम्स ला रहे हैं। हमारे ठीक है, हमारे देश में 68.8% लोग गांव में निवास करते हैं, लेकिन अब गांव भी गांव जैसा नहीं रहा। स्कीम्स की जानकारी गांव में भी पहुंच रही है, और अगर नहीं पहुंच पा रही है तो वो उस स्कीम्स के बारे में जानने की कोशिश करें, रेडियो के माध्यम से जानें, दूरदर्शन के माध्यम से जानें। ये ऐसा माध्यम है कि जैसा भी गाँव हो, अंदर से अंदर घुसा हुआ गाँव, ये दो माध्यम आपको ज़रूर मिलेगा और आप उन स्कीम्स को जानें, समझें और उसका लाभ उठाएं और जागरूक हों। चिंता ना करें कि बेटी बड़ी हो गई है तो हम बेटी का विवाह कर दें, चाहे दहेज प्रथा के दबाव में ही आकर के। नहीं, चिंतन करना है ताकि बच्चियों को भी खुली हवाओं में उड़ने का मौका मिले, उन्हें प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, क्योंकि हर क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, उसमें भी लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। तो कौन है, इन्हें भी तो मौका दिया जा रहा है, तभी तो वो आगे बढ़ रही हैं, उनका नाम रोशन हो रहा है हर टीवी में, हर अखबार में। तो क्या गाँव की लड़कियों को नहीं मौका मिलता है? गाँव की लड़कियों ने नहीं लाया है रिजल्ट। आज ही अपर्णा कुमारी जो पटना की हैं जी, वो जूनियर तीरंदाजी में कांस्य पदक उनको प्राप्त हुआ है पूर्वी जोन में। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और सरकार, और इसमें सबसे पहले सरकार कहाँ तक करेगी? हर सरकार घर नहीं, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा था कि सरकार के स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए या दहेज को लेकर बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि जिस कार्ड पर ये लिखा हो उसी में आप शरीक हो, कि हम ये शादी, ये विवाह बगैर दहेज के शादी हो रही है, आप लोग उसी में जाएं। तो ये एक अच्छी पहल है उस जागरूकता के स्तर पर। मेरा आपसे सवाल है कि तमाम चीज़ों के बावजूद, लड़कियों के पढ़ने के बाद और मैट्रिक और इंटर और उसके बाद भी वो एक ग्राफ तो दिख रहा है कि प्रजनन दर कम हुआ है, ये बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन भ्रूण हत्याएं बिल्कुल वो नहीं रुक रही हैं। आप देखिए कि जो सेंसस है उसमें अभी भी महिलाओं का प्रति 1000 महिला लड़कियों की जो आबादी है वो कम है। तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भ्रूण हत्या का अगर हम मेन मूल कारण देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा मूल कारण आपका दहेज का अभिशाप ही है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला बच्ची पैदा हुई तो मेरे हर माता पिता के दिमाग में आ गया कि मुझे अब इसके लिए पैसा जोड़ना है, क्योंकि दहेज इकट्ठा करना है। और इनकी बात हमको मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छी बोली कि वो पैसा आप उसकी पढ़ाई पे लगाइए ना। उसको जब वो पढ़ेगी तो अपने साथ वो, जब वो माँ के रूप में आएगी या किसी, तो आगे वो भी तो सोसाइटी को बढ़ाएगी। जैसे अभी हम कानून की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है जहाँ पे घरेलू हिंसा को भी रोका गया। ये सारे कानून इसीलिए लाए गए हैं कि, और अभी आप जो डाउरी प्रोहिबिशन की बात कर रहे थे तो उसमें यहाँ तक प्रावधान है कि आपने जो स्त्री धन दिया उसको, वो 3 महीने के अंदर उस लड़की के नाम पे दर्ज होना चाहिए। अगर आप इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे तो इसलिए क्योंकि किसी ज़माने में जब कानून बना था तब औरतों को खुद अपने नाम पे प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। आज की डेट में हम कमा रहे हैं, हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक वक्त था जब हम आज़ादी से पहले करें, औरतें अपने नाम पे कुछ नहीं ले सकती थी। उनको अगर उनके पति मर गए तो सिर्फ मेंटेनेंस का हक होता था, प्रॉपर्टी का हक नहीं होता था। तो इसलिए ये प्रथा थोड़ी शुरू तब हुई कि हम बच्ची को कुछ दे दें उसकी शादी में, ताकि वो उसके नाम पे उसके पास अपनी एक सेफ्टी हो जाए।
लेकिन ये वो सेफ्टी की जगह वो उसी के लिए एक अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है जहाँ पे इस चीज़ को बोला गया कि उस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मांगा गया घर की, और वो बच्ची नहीं दे पाई, रोते रोते मर गई, उसने सुसाइड कर लिया। तो अगर आप किसी को इस बात पे भी तंग कर रहे हैं, वो भी दहेज के दायरे में आता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़कियों की संख्या का सवाल है, दहेज उत्पीड़न का सवाल है, तो ये क्या आपको लगता है कि कानून के साथ साथ एक सामाजिक स्तर पर जागरूकता की बहुत ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जागरूक है। जैसे ये वाला कार्यक्रम का आज मैं बहुत बोलूँगी कि बहुत अच्छी पहल है, और ऐसे कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पे जिस संस्था जहाँ से मैं आई हूँ, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हम जागरूक करते रहते हैं। और हमने मुआवजा देने का भी प्रावधान है 498 में, जो पीड़िता है या जिसकी डाउरी डेथ हो जाए, उसके घर वालों को जब पाया जाता है कि वो दोषी है, उसमें हम उनको मुआवजा क्षतिपूर्ति भी करते हैं। हम उनकी सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति भी होती है जिसको हम कंपनसेशन देते हैं। तो हम जागरूक भी करते हैं, और ये हर सोसाइटी के हर भाग की ज़रूरत है कि वो जागरूक करें। बिल्कुल, जागरूकता के बगैर आप किसी मुकाम पर तक नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर किसी तरह की बीमारी हो, बीमार मानसिकता हो। धृति जी, आप ही से एक सवाल और जानना चाहते हैं कि दहेज उत्पीड़न को लेकर जो कानून बने, इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हुआ है और अदालतों ने इसको रेखांकित भी किया है जी। अभी तो यह भी एक समाज के अंदर बैठी हुई वो मानसिकता है जो कहीं ना कहीं आपको लोगों को की मुकदमों में उलझाने, लोगों को परेशान करने, तो साथ में इसको लेकर भी आपका क्या नजरिया है? देखिए, हम कानून का जब देखते हैं तो न्याय के दो पलड़े हैं, हमें दोनों पलड़ों को बराबर करना है। अभी हम अभिशाप की बात कर रहे हैं तो हमने ये भी देखा कि इसका दुरुपयोग कितना है। इसको जहाँ पे जिस चीज़ के लिए ज़रूरत थी उसके लिए तो उपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग ज़्यादा हो गया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू आया है कि कई बार ऐसा पाया गया है कि उसके रिश्ते में दूर के ननद, उसकी ननद है, नंदोइया, जो कभी उनके घर भी नहीं आए या दूर रहते हैं, या और ऐसे परिवार के और रिश्तेदार ऐसे जो कभी उनसे मिले भी नहीं, उन लोगों का नाम भी डाला गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार और लोग सालों जेल में रहे, अर्नेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार का केस में स्पेशल बोला कि जब ऐसे वाले केस होंगे तो आप पहले थोड़ी सी उसमें छानबीन कीजिए, नोटिस दीजिए, नोटिस के बाद जब उनकी कार्रवाई होती है उसके बाद आपको लगता है कि केस बनता है तो आगे उस पर करिए, सीधी अरेस्ट नहीं की जाएगी। बिल्कुल। तो इस पे बार बार सुप्रीम कोर्ट, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों चीज़ें हैं, जहां वो कह रहा है कि अगर किसी की उत्पीड़न हो रही है, मान लीजिए पैसा मांगा है, वो दहेज है, और जहां आपको लग रहा है उसका मिसयूज हो रहा है, क्योंकि लॉ का काम दोनों को बैलेंस करना है। हमारे लिए दोषी भी उतना है और पीड़ित दोनों के, हमें उनके हक और उनके दोनों के जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं दोनों को देखना है। बिल्कुल, तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। 498A इसको लेकर एक झारखंड की महिला है प्रीति गुप्ता, वो भी गई थी और उन्होंने अदालत ने बिल्कुल खेद जाहिर किया कि इसका दुरुपयोग हुआ है। तो एक पहलू ये भी है कि कानून का दुरुपयोग होता है और लोग उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसके चलते जो मूल जो बीमारी है उससे आप डिविएट कर जाते हैं। तो रविंद्र कुमार जी, आपका क्या मानना है, ये जो बातचीत हुई और बातचीत के जरिए जो चीज़ें निकल कर आई, उसमें आपका क्या एक कमेंट आप बताएं कि यह जो दहेज उत्पीड़न एक सामाजिक अभिशाप बना हुआ है, ये बीमारी कैसे दूर? नहीं, ये तो बात सही है कि ये बिल्कुल अभिशाप है ये, है ना। और हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत बच्चे लोग, सब लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए ये, तो इसीलिए हम सब लोग ये करते हैं कि नहीं, ये तो एकदम अभिशाप है और ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि व्यवहार में हम लोग, आप कोई भी अखबार देख लें, हर दिन कहीं ना कहीं से बिहार के किसी कोने से यह खबर जरूर रहती है कि फलां बेटी, फलां बहू मार दी गई। और सबसे ताज्जुब की बात कि हम तो वादा करते हैं अपने संस्कारों, अपने पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से 7 जन्मों का आप फेर लेते हैं, लेकिन साहब आप 7 साल भी नहीं गुजार पाते हैं। तो यह भी एक कंट्राडिक्शन है बिल्कुल कि आप उसकी हत्या कर देते हैं, आप उसको मार देते हैं, उत्पीड़ित करते हैं। सोहदा हसन जी, आपको क्या लगता है कि इसमें जो यूथ है ये कैसे लीड कर सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली करना है उन्हीं को। चेंज भी हुआ है, बगैर शादी, बगैर दहेज के शादियां भी हो रही हैं, लेकिन वो समाज में मुझे लगता है कि अभी और इसका रिवाज और प्रचलन
और बढ़ने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। तो युवाओं को इसमें किस हिसाब से अपनी भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, हमें बहुत हर्ष है कि हमारा देश युवाओं का देश है और हर क्षेत्र में युवाओं ने अपनी हर प्रतिभा को दिखाया है और देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है। युवा, चूँकि अभी के युवा बेशतर सब इलिटरेट हैं, तो युवा अपनी सोच तो बदलें, साथ ही साथ घर वालों की भी सोच बदलें। ऐसा ना हो कि वो पुराने हैं, वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, बेशक हमारे जो अभिभावक हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन कुछ करेक्शन करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे बाल विवाह है, सदियों से चली आ रही है, तो उस पर करेक्शन करने की ज़रूरत है, ये गलत है। दहेज प्रथा शुरू से चली आ रही है, लेकिन उस पर करेक्शन करनी, और ये करेक्शन कौन करेंगे? युवा करेंगे। आपको रोकेंगे बीच में, हमारे पास समय भी उतना है नहीं कि हम आपको इजाज़त दे सकें। आप धृति जी एक्सपर्ट कमेंट एक लाख पंक्ति में, 2 पंक्ति में आप बताएं कि यह जो बीमारी है कानून के साथ साथ सामाजिक स्तर पर इसको कैसे मुकाबला किया जाए। देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, कानून आप सबके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसको मिसयूज़ ना करें। और आज हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आज एक संकल्प लें कि हम दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जो युवा भी शादी करने वाले हैं वो ये संकल्प लें, हम बिना दहेज के शादी करेंगे। बिल्कुल संकल्प लेने की जरूरत है। आपका क्या है एक विशेषज्ञ? बिल्कुल वही, मेरा भी संकल्प वही है कि बिना दहेज का हम लोग करेंगे। जी, सौदा हसन। बिल्कुल, ये संकल्प हर युवाओं को लेना है कि शादी होगी तो दहेज से मुक्त होगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो सरोकार के इस अंक में कि दहेज कैसे एक सामाजिक बुराई है, कैसे एक सामाजिक अभिशाप बना हुआ है, इसको लेकर हम लोगों ने बहुत ही उम्दा और बहुत ही सार्थक बातचीत की, प्रासंगिक बातचीत की। और हमारे विशेषज्ञों और चाहे वो कानून के नज़रिए से देखें, युवा की भागीदारी रही, इसमें देखें सौदा हसन जी की, रविंद्र कुमार जी की, सबकी कहीं ना कहीं मान्यता है कि कानून की अपनी एक अलग, कानून जो बना है उसकी अलग भूमिका है, लेकिन सामाजिक स्तर पर हर एक आदमी को गांव से लेकर शहर तक बेटियों के प्रति नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है, अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, जो पुरुषवादी सोच है इसको बदलने की ज़रूरत है। तभी हम लड़कियों के लिए खुला आसमान दे सकते हैं, बेटियों के लिए खुला आसमान दे सकते हैं और एक हम बेहतर दुनिया, बेहतर समाज बना सकते हैं। तो सरोकार के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर जो आपसे, हमसे और समाज से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।